हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम के वीडियोस में आप लोगों ने अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ के रखा है। एंट्रेंस की तैयारी करते समय हमें डायहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिन्हें हम लोग डायल्स कहते हैं या फिर ग्लाइकॉल्स कहते हैं, एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसे ट्रायोल्स, एंड इसमें हम लोग ग्लिसरॉल की स्टडी करते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डायल्स के एंड ट्रायल्स के प्रिपरेशंस एंड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले डायल्स की बात करें। डायल्स मतलब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। एट द सेम टाइम डायल्स दो टाइप के हो सकते हैं, जेमिनल एंड विसिनल। आपको जेमिनल एंड विसिनल का मीनिंग पता है। जेम का मतलब सेम कार्बन आइटम पे दो ग्रुप अगर आते हैं तो, एंड विसिनल मतलब एडजेसेंट पे। तो जो विसिनल डायल्स होते हैं वही स्टेबल होते हैं। एंड विसिनल डायल की कैटेगरी में सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है CH2OH, CH2OH, दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल। ये कंपाउंड है इथिलीन ग्लाइकॉल। एंड IUPAC नाम को अगर देखें तो इट इज नेम्ड एज इथेन 1,2 डायोल। ये कंपाउंड कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल रेडिएटर में। अब देखते हैं इसके प्रिपरेशंस एंड कुछ प्रॉपर्टीज। इसके कुछ प्रॉपर्टीज, एक दो ही प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसका प्रिपरेशन बराबर करके रखेंगे। इसे प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जनरली दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला फ्रॉम इथिलीन। ये एक मेन हेडिंग मैंने लिखी, इसके अंदर कई सारे मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इथिलीन से अगर आप लोगों को इथिलीन ग्लाइकॉल प्रिपेयर करना है तो जनरली हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस यूज़ करते हैं। दिस इज इथिलीन। अब देखो, मैं इसके ऊपर दो रिएक्शंस अप्लाई करता हूँ। पहली जो रिएक्शन अप्लाई करता हूँ वो है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। याद करो, इसे कुछ स्पेशल नाम होगा। दिस इज कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट। एंड बेयर्स रिएजेंट ऑब्वियसली आप लोगों ने अल्कीन में पढ़ा है, एंड इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पर डबल बॉन्ड है। बेयर्स रिएजेंट का जो सोल्यूशन है उसका कलर होता है लाइट पिंक, या फिर हम लोग लाइट पर्पल भी कह सकते हैं, डिपेंड कि आप लोग कितना KMnO4 डिजोल्व करते हो। तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है कुछ ऐसे CH2OH। मैंने अभी से ऐसा लिखा, इथिलीन ग्लाइकॉल तो है। ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज दिस बिलोंग्स टू एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिन एडिशन। दोनों OH ग्रुप बिल्कुल सेम साइड से ऐड होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे सिन एडिशन कहेंगे। ये रिएक्शन में पहले भी कही है, बेयर्स हाइड्रोक्सिलेशन इसे हम लोग कहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यूज करते हो परऑक्सी एसिड्स, परऑक्सी एसिड्स में देखिए मैंने इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा है CO2OH, मतलब 3 बार ऑक्सीजन प्रेजेंट है, परऑक्साइड लिंकेज इसके अंदर है। जब आप लोग ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो इन दैट केस पहले आप लोगों को एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसे आप लोग इपॉक्साइड कहेंगे। इसे इथिलीन ऑक्साइड भी हम लोग कह सकते हैं। एंड इस इपॉक्साइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस लगाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ड्यूरिंग दैट केस हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट मिलता है इथिलीन ग्लाइकॉल, लेकिन ऐसे। अब स्टूडेंट्स ये देखो, ये जो एडिशन है ये अपोजिट साइड से है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द एंटी एडिशन। तो इथिलीन ग्लाइकॉल तो बनता है, लेकिन दो अलग अलग रिएजेंट के द्वारा दो अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बना। पहले इथिलीन जब बेयर्स रिएजेंट यूज किया तो सिन एडिशन हुआ, एंड जब परऑक्सी एसिड यूज किया तो एंटी एडिशन हुआ। पर फॉर्मिक एसिड यूज कर सकते हो, पर एसिटिक एसिड यूज कर सकते हो, या फिर पर बेंजोइक एसिड भी यूज कर सकते हैं। अब इसी को दूसरे तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। इसे हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इथिलीन थ्रू ऑक्साइड फॉर्मेशन। थ्रू ऑक्साइड फॉर्मेशन एक रिएक्शन आपने इथिन में पढ़ के रखी है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी है इथीन, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर मेटल, तो ड्यूरिंग दिस केस आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे CH2CH2O
देखिए इपॉक्साइड जिसे आपने इथिलीन ऑक्साइड कहा, एंड डेफिनेटली इस इथिलीन ऑक्साइड को ग्लाइकॉल में कैसे कन्वर्ट करते तो ये अभी हमने पढ़ा। होगा एंटी एडिशन, जब एडिशन के बारे में पूछेगा तो आपको याद रखना है कि इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करने से इथिलीन ग्लाइकॉल मिलता है, वो किस टाइप का एडिशन है, तो वो एंटी एडिशन है। सो यहाँ पर भी आप लोगों ने पहले इपॉक्साइड बनाया एंड देन बनाया आप लोगों ने इथिलीन ग्लाइकॉल। देन इथिलीन को हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल में एक और तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इथिलीन एंड हाइपोक्लोरस एसिड के रिएक्शन के द्वारा। देखो कैसे, अगर हम लोग इथीन की बात करें तो इथीन को ऐसे लिखना पॉसिबल है, हाँ ये सिमेट्रिकल इथीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, एंड HOCl ये ऐसा रिएजेंट है दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड। जब इथिलीन का रिएक्शन हम हाइपोक्लोरस एसिड के साथ करते हैं तो एडिशन होगा, एंड एडिशन करते समय मार्कोनिकॉफ रूल वगैरह फॉलो करना होता है, ये हमें पता है, लेकिन ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, यहाँ पर कोई भी रूल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इसका एडिशन करेंगे हाइपोक्लोरस एसिड का तो इन दैट केस आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा, जिसे आप लोग इथिलीन मोनोक्लोरोहाइड्रिन कहते हो, इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन भी आप लोग इसे कहते हो। अब देखिए इसमें CH2Cl ये ग्रुप है, मतलब अल्काइल हैलाइड का ये मेंबर बन गया। अब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक याद करिए, तो अगर मैंने इसे एक्वस अल्कली के साथ ट्रीट कर दिया, फॉर एग्जांपल एक्वस NaOH और KOH, तो इन दैट केस क्लोरीन विल गेट रिप्लेस बाय OH, यहाँ से निकल जाएगा NaCl। आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा जरा उसके बारे में सोचिए, ऐसा ही तो होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो कई सारे अब डायोल्स एंड ट्रायल्स में ऐसे रिएक्शंस आपको मिलते रहेंगे जो आप लोगों ने पहले पढ़े हैं, रिवाइज हो रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खासियत है, जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना होता है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते। अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े, समझ के पढ़े, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा ईजी केमिस्ट्री शायद ही कोई होगी। दूसरी मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड्स। विसिनल डाइहलाइड्स, इसमें हम लोग ये वाली रिएक्शन यूज़ करेंगे। कैसे, जरा देखो, हमें डायल चाहिए इथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब 2 कार्बन वाला डायल। तो उसके लिए मैं विसिनल हलाइड जो यूज़ करूँगा वो ये ले लिया, दैट इज इथिलीन डाइक्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड। एंड इसे अगर मैंने एक्वस अल्कली के साथ हीट कराया तो यहाँ पर मुझे अल्कली के 2 मोल्स लगेंगे, क्योंकि क्लोरीन 2 है, देख लीजिए। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अगर हम इन्हें रिमूव करा दे तो जरा सोचिए आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा इथिलीन ग्लाइकॉल। तो जनरली इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रिपरेशन के लिए हम इन 2 रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस की तरफ। काफ़ी इजी और कुछ 1-2 रिएक्शंस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए, मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखी है रिएक्शन विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एंड एंट्रेंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यही एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको मिलती है इथिलीन ग्लाइकॉल की। इथिलीन ग्लाइकॉल ये कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन्स अल्डिहाइड्स एंड कीटोन के साथ रिएक्शन देता है, एंड जब ये रिएक्शन होती है तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है साइक्लिक एसिटल या फिर कीटल। अगर आप अल्डिहाइड लेते हैं तो उस प्रोडक्ट को एसिटल कहेंगे, अगर आप कीटोन लेते तो आने वाले प्रोडक्ट को हम लोग कीटल कहेंगे। लेकिन बेसिक रिएक्शन को समझो, कार्बोनिल कंपाउंड है ये, कार्बोनिल कंपाउंड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। अब इथिलीन ग्लाइकॉल की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपाउंड हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल, एंड दिस रिएक्शन इज जनरली कैटालाइज्ड बाय एसिड। तो ड्यूरिंग दिस केस ये देखिए डिहाइड्रेशन हुआ। अब अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो आप लोग जरा सोचो, इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो गए, ऑक्सीजन चला गया, तो 2 बॉन्ड फ्री है। तो एक बॉन्ड बनेगा इस ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड बनेगा इस ऑक्सीजन के साथ, बनाकर देख लीजिए। अब ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, CH2 के साथ, एंड CH2 आपस में जुड़े हैं, तो प्रोडक्ट जो बना वो साइक्लिक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट साइक्लिक एसिटल हो सकता है इफ अल्डिहाइड इज यूज्ड, या फिर ये हो सकता है कीटल। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है, इसके लिए बनाते हैं हम लोग। देखिए एक साथ 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे।
अगर मैंने ये कंपाउंड यूज कर दिया, दिस इज व्हाट एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड। एंड इफ अगर आपने यूज किया इथिलीन ग्लाइकॉल, इनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट देखिए कुछ ऐसा बन के आएगा ऐसा प्रोडक्ट। ये है साइक्लिक एसिटल, इसे एसिटल कहेंगे क्योंकि अल्डिहाइड यूज़ किया। अब सोचिए जरा, मैंने अगर एसीटोन यूज़ किया तो एसीटोन ये नहीं हुआ क्या? इन दैट केस नाउ इट इज कॉल्ड एज एसीटोन। एसीटोन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नाउ इट इज कॉल्ड एज साइक्लिक कीटल। ये तो बेसिक रिएक्शन हो गई, काफ़ी सिंपल है। सर इथिलीन ग्लाइकॉल के 2 OH में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे एंड कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, वाटर चला गया, इट्स ओके। लेकिन ये रिएक्शन एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। कैसे बनती है देखो, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन एग्जांपल से पहले एक नोट याद रखिए, शायद आपको पता होगी जब आपने जीओसी में रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स पढ़े थे तो उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। तो इसका फायदा क्या होगा? अगर कभी हमारे सामने ऐसा कंपाउंड दिया जाए, ये देखिए यहाँ पर है कीटोनिक ग्रुप और यहाँ पर है अल्डिहाइडिक ग्रुप, एंड आपको कहता है कि इसकी जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल, एंड यहाँ लिखा है ओनली 1 मोल, एक ही मोल दिख रहा है। 2 मोल होते तो सर ये भी रिएक्ट होता, ये भी रिएक्ट होता, इट्स ओके, लेकिन अब एकच मोल है। तो एकच मोल है तो रिएक्शन किसका होगा? ऑब्वियसली अल्डिहाइड का होगा। अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स। तो अल्डिहाइड को देखो, अब इस अल्डिहाइड को अगर हम लोग ठीक से देखें तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, ये हो गया अल्डिहाइड। चलो इसका रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो सर इथिलीन ग्लाइकॉल का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये H2 निकलेगा। हाँ निकलेगा, तो बचेगा क्या? तो यहाँ पर देखो ये तो बिल्कुल बचा हुआ है क्योंकि रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ अभी। एंड इन दैट केस ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, एक बॉन्ड ऐसे बन के आएगा, साइक्लिक एसिटल हम लोग इसे कहेंगे, बराबर है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप को ओवर कीटोनिक ग्रुप। अल्डिहाइड एंड कीटोनिक दोनों ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो अल्डिहाइड को बचाने के लिए हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं। सर कैसे बचा? रिएक्शन तो हो गई, हाँ। इस कंपाउंड का जब हाइड्रोलिसिस आप लोग कैरी आउट करोगे तो आप लोगों को वापस अल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बाद इसके जनरल रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे रिएक्शंस आप लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में पढ़ के रखे हैं। देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन अगर मैं PCl5, PCl3 या फिर HCl या फिर SOCl2 के साथ कर दूँ तो वी नो दैट ऑल दीज आर द क्लोरीनेटिंग एजेंट्स। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, मतलब जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, उनमें से OH को हटाते हैं और क्लोरीन को प्रोड्यूस कराते हैं। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए? दैट इज इथिलीन क्लोराइड, डेफिनेटली मिलेगा। सेम रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ PbR3 और HBr। इस रिएक्शन में क्या होगा? OH की जगह पर आ जाएगा Br, वी विल गेट इथिलीन ब्रोमाइड। But if we want to carry out this reaction with Pi3 और HI, तो आप लोग सोचेंगे सर OH की जगह आयोडीन आएगा, आने दो। You will think about this product, but this product is unstable. इथिलीन आयोडाइड ये कंपाउंड अनस्टेबल है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए आयोडीन का साइज काफ़ी बड़ा होता है एंड 2 आयोडीन जब पास में आ जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दैट्स वाई ये कंपाउंड अनस्टेबल है। और इसमें से आयोडीन मॉलिक्यूल लॉस होता है, आने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है इथिलीन। अलग रिएक्शन है थोड़ी सी। नाउ इफ अगर मैं इसका रिएक्शन कैरी आउट करता हूँ विथ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एग्जांपल से एसिटिक एसिड, तो सर एसिड है और ये अल्कोहल है,
हाँ डायल है ना, डायहाइड्रिक अल्कोहल है। तो एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन कौन सी, एस्टरिफिकेशन, बिल्कुल। तो जब इसका एस्टरिफिकेशन होगा, अगर आप 1 मोल यूज करेंगे तो एक OH ग्रुप के साथ कॉम्बिनेशन होगा, दूसरा एसिड का मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो फिर दूसरा OH ग्रुप भी यूज होगा एस्टरिफिकेशन में। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से कौन जाता है, हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन गया एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए, ये इथिलीन ग्लाइकॉल मोनोएसीटेट हुआ, क्योंकि एक ही एसिटिल ग्रुप यहाँ पर इंसर्ट हुआ। इसमें OH ग्रुप अभी भी है, हाँ, तो ये एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के साथ और रिएक्शन देगा। अब ये रिएक्शन होगी, फिर से एस्टरिफिकेशन होगा, तो यू विल गेट इथिलीन ग्लाइकॉल डाइएसीटेट। दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल डाइएसीटेट मॉलिक्यूल। सो ये एक रिएक्शन है। देन इसका डिहाइड्रेशन करते बाय हीटिंग एट 600 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने इसे 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो इसका डिहाइड्रेशन होता है। आप सोचिए, वाटर रिमूव करना है तो OH एंड H या फिर OH एंड H, मतलब कॉमन ऑक्सीजन बचेगा। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो डेफिनेटली ऐसा होगा जिसे हम लोग इथिलीन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, या फिर इसे सिंपली आप लोग इपॉक्साइड भी कहते हो। देन दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते इथिलीन ग्लाइकॉल के। नाउ इथिलीन ग्लाइकॉल का अगर हम लोग नाइट्रेशन कैरी आउट करते हैं बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दैट इज कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो इन दैट केस OH ग्रुप इज गेट रिप्लेस बाय NO2 ग्रुप। एंड ऐसा अगर हो गया तो हमें प्रोडक्ट क्या ये मिलेगा, यहाँ NO2 ग्रुप आ गया, यहाँ पर NO2 ग्रुप आ गया। इसे आप लोग इथिलीन डाइनाइट्रेट के नाम से जानते हो। दिस इज इथिलीन डाइनाइट्रेट। नाउ इफ अगर हम लोग इसके ऑक्सीडेशन की तरफ चले और ऑक्सीडेशन कैरी आउट करें बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, COOH में कन्वर्ट होगा। ये भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, COOH में कन्वर्ट होगा। We will get COOH. This is called as oxalic acid. Now अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन ऐसे कैरी आउट किया बाय यूजिंग एसिडिक KMnO4, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कन्वर्ट करता ही है, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड तोड़ देता है। इन दिस केस आप लोगों को ऐसा एसिड मिलता है जिसे आप लोग कहेंगे फॉर्मिक एसिड। देखो इसका ऑक्सीडेशन, ये प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इफ अगर यही ऑक्सीडेशन आप HiO4 के साथ करते हो, दैट इज पर आयोडिक एसिड, पीरियोडिक एसिड भी कहते हैं इसे, और यहाँ पर लीड टेट्रा एसीटेट का इस्तेमाल भी होता है, तो इन दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट आता है ऐसा, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन, फॉर्मल्डिहाइड। देन इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बाय हीटिंग भी किया था, वो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन था। यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। अब इमेजिन करिए, अगर मेरे पास इथिलीन ग्लाइकॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल मैं ऐसे लिख के रखता हूँ एंड दूसरा मॉलिक्यूल OH CH2CH2OH। तो ज़रा सोचिए, अगर हमने यहाँ से इसका डिहाइड्रेशन करा दिया तो ये ऑक्सीजन कॉमन बचेगा कुछ ऐसा, CH2CH2OH इधर बचा, CH2CH2OH इधर बचा। ये देखिए इथर ही बन गया। सर अभी 2 OH ग्रुप और है, हाँ, अगर 2 OH ग्रुप अभी और है तो इनका भी डिहाइड्रेशन कराइए, यू विल गेट अ साइक्लिक डाईथर। ये देखिए साइक्लिक डाईथर है, ये है साइक्लिक डाईथर। एंड इफ अगर आप इसका कैटालिटिक डिहाइड्रेशन कराते हो बाय हीटिंग विथ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो अब डिहाइड्रेशन करिए OH एंड H, तो यू विल ऑब्जर्व कि सर यहाँ पर CH2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा CHO, यहाँ पर अगर हम लोग CHO को बचाते हैं, सॉरी CH, यहाँ पर बचेगा CHOH, तो ये OH और यहाँ से गया हाइड्रोजन, तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, दिस इज विनाइल अल्कोहल। एंड विनाइल अल्कोहल है
ये इनॉल है तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज। ये होगा टॉटोमराइज एंड ड्यूरिंग दैट केस आपके सामने प्रोडक्ट आएगा CH3CHO, दैट इज एसिटल्डिहाइड। देखिए टॉटोमेरिज्म का फिनोमिना आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ के रखा है इन द यूनिट ऑफ द GOC, वहाँ से भी आप लोग रेफर कर सकते हो अगर कोई डाउट है तो। अब चलते हैं ट्रायल्स की तरफ। इस कैटेगरी में हमें एक मेंबर की स्टडी करके रखनी है, दैट इज ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल वही है ग्लिसरीन जिसे आप लोग जानते हो। ये फॉर्मूला है इसका CH2OH CHOH CH2OH। IUPAC नाम अगर देखें तो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। अब इसके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के तरफ चलते हैं। इसके प्रिपरेशन में हम लोग इसे पहले प्रिपेयर करते हैं, दैट इज फ्रॉम ऑयल्स और फैट्स। ऑयल्स और फैट्स का अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा है तो इन दैट केस आप लोगों को ग्लिसरॉल मिलता है। अब ऑयल्स एंड फैट्स की अगर हम बात करें तो ऑयल्स एंड फैट्स का हम लोग फॉर्मूला अगर देखते हैं तो ये देखिए, ऑयल्स और फैट दीज आर द ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल, इसे ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल हम लोग कहते हैं। दिस इज ऑयल और फैट एंड इसका हाइड्रोलिसिस जो है यह आप लोग दो तरीके से करा सकते हो। अगर आप लोगों ने इसका हाइड्रोलिसिस कैरी आउट किया बाय स्टीम, तो स्टीम मतलब वाटर वेपर, दैट इज HOH। तो ड्यूरिंग दैट केस HOH, देखो यहाँ पर अगर मैंने H ऐड कर दिया एंड यहाँ पर OH ऐड कर दिया तो CH2OH CHOH CH2OH एक प्रोडक्ट मिलेगा एंड दूसरा क्या R-CO के साथ कौन जुड़ा OH, मीन्स यू विल गेट 3 moles ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH एंड यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको मिला ग्लिसरॉल। ये है ग्लिसरॉल। आपने ग्लिसरॉल इस ऑयल्स एंड फैट का एक हाइड्रोलिसिस पढ़ के रखा है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, दैट इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। आपने अल्कोहल या फिनॉल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करके देखा है। इससे हम लोग ग्लिसरॉल भी बना सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैंने यहाँ पर यही हाइड्रोलिसिस कैरी आउट किया बाय यूजिंग NaOH, तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ पर अगर ऐड होता है हाइड्रोजन तो यहाँ लग गया ONA। देखो NaOH को हम ऐसे ऐड कर सकते ONA, तो क्या होगा 1 2 3 तीनों जगह पे हाइड्रोजन, ग्लिसरॉल बना एंड R-COONA, मतलब you will get 3 molecules of R-COONA, that is nothing but the soap, sodium salt of carboxylic acid, it is a soap and प्रोडक्ट मिलेगा ग्लिसरॉल। ये एक सिंपल मेथड होती है जो हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ग्लिसरॉल। इन ग्लिसरॉल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दूसरी मेथड है, दैट इज फ्रॉम प्रोपीन। मज़ेदार मेथड है, एक दो पुराने कंसेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। अब प्रोपीन की अगर बात करें तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हम लोग इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो प्रोपीन के ऊपर मैं क्लोरीनेशन करता हूँ, अगर ऐसी रिएक्शन है तो वी नो दैट दिस इज एडिशन, दोनों क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं ये रिएक्शन कैरी आउट करता हूँ एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है अल्कीन्स का, एलिलिक सब्सटीट्यूशन। एलिलिक सब्सटीट्यूशन मतलब एलिलिक कार्बन के ऊपर का हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन लग जाएगा। एलिलिक कार्बन कौन सा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला, मतलब ये। तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोग स्टडी करेंगे, यू विल ऑब्जर्व कि ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं अलाइल क्लोराइड। अब ये जो अलाइल क्लोराइड है, इस अलाइल क्लोराइड को अगर मैंने एक्वस अल्कली के साथ ट्रीट कर दिया, तो एक्वस अल्कली के साथ अगर आप लोग इसे ट्रीट करते हैं तो सर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ से NaCl निकल जाएगा and you will get a CH2OH CH double bond CH2. So sir this is nothing but the allyl alcohol. अब देखिए यहाँ तक की जो रिएक्शन है, ये सारी की सारी रिएक्शन तो हम लोगों ने पढ़ के ही रखी है। अब मैं इसके ऊपर वो रिएक्शन अप्लाई करता हूँ जो हमने इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रिपरेशन में यूज़ करी थी। सपोज करिए कि मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ रिएक्शन HCl का हाइपोक्लोरस एसिड, ये ऐसा है। अब मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा,
जब एडिशन करेंगे तो निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन पे जाके लगेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है। सो देयरफॉर यू विल गेट CH2OH, CHOH एंड देन CH2Cl। सर फिर से हम लोग अल्काइल हलाइड में चले गए। हाँ, अब यहाँ पर फिर से रिएक्शन कर दीजिए एक्वस NaOH का, यू विल गेट OH instead of this chlorine, and the final product is nothing but the your required product, that is ethylene glycol. Sorry, this is glycerol, not ethylene glycol, it is a glycerol। ग्लिसरॉल को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एक और मेथड है, दैट इज फ्रॉम एक्रोलिन। एक्रोलिन इज नथिंग बट द प्रोपिनल एंड एक्रोलिन प्रोपइनल, 3 कार्बन वाला ये अल्डिहाइड, ये देखिए ये है प्रोपिनल। नाउ अगर मैंने कहा कि मैं प्रोपिनल का रिडक्शन करता हूँ बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद करिए रिएक्शन पढ़ के रखिए। अल्डिहाइड का रिडक्शन जब आप लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ पढ़ा था तो प्राइमरी अल्कोहल मिला था, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या नॉर्मल डबल बॉन्ड्स को अफेक्ट करता है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स को? नहीं ना। सो यहाँ पे रिडक्शन होगा इसका, मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, यहाँ डबल बॉन्ड बचा हुआ है, दिस इज अलाइल अल्कोहल। अब अलाइल अल्कोहल को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए आप ये मेथड का यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। या फिर दूसरा तरीका, अगर आप लोगों ने यहाँ यूज़ कर दिया डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, तो सर बेयर्स रिएजेंट अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड होता है ना, हाँ कर दीजिए। यू विल गेट CH2OH, CHOH, देन CH2OH। दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज ग्लिसरॉल। इन 3 मेथड से हम लोग ग्लिसरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैंने लिखी है डिहाइड्रेशन। ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन करने के लिए हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट कई सारे होते हैं। यू कैन यूज KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और concentrated sulfuric acid, or you can use P2O5 phosphorus pentoxide, or you can use sodium hydrogen sulfate also। जब ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, OH के साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन, OH के साथ यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन अगर चला जाए तो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर बचा रहेगा CHO, and this is nothing but the acrolein, commonly called as acrolein, IUPAC नाम प्रोपिनल। दूसरी रिएक्शन हम लोग इसकी पढ़ते हैं, दैट इज अ नाइट्रेशन। नाउ ग्लिसरॉल का नाइट्रेशन अगर हम लोग कैरी आउट करें तो ग्लिसरॉल का नाइट्रेशन कैरी आउट होता है बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दैट इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड in presence of concentrated sulfuric acid। तो ड्यूरिंग दैट केस जरा सोचिए क्या हो रहा है, OH, ये देखिए H एंड OH, वाटर चला गया, NO2 आ गया। तो ड्यूरिंग दिस केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा CH2ONO2, CHONO2 and CH2ONO2। This compound is called as glyceryl trinitrate, and glyceryl trinitrate is also called as trinitroglycerin। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जिसे TNG भी हम लोग जानते हैं, and this TNG is used as a explosive। स्टूडेंट इसी वीडियो में मेरे हाथ से गलती हुई है, आप लोग चेक करोगे। यही रिएक्शन जब इथिलीन ग्लाइकॉल के ऊपर आपने अप्लाई किया था तो मैंने आपको OH की जगह NO2 लाकर दिखाया था, वहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करेंगे। देखिए OH की जगह पे NO2 नहीं आता, बल्कि ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और इसकी जगह पर NO2 ग्रुप लगा, हमें प्रोडक्ट मिला इस केस में ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन।
काफ़ी एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ये थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टीज आपके लिए, क्योंकि इसमें अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप लोगों को बराबर ध्यान रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। देखो ग्लिसरॉल को हम लोगों ने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करके देखा है, दैट इज CH2OH CHOH CH2OH। और इसका ऑक्सीडेशन हम लोग अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसका ऑक्सीडेशन कैरी आउट करने के लिए रखा बाय यूजिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलता है। देखिए नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्राइमरी अल्कोहल को पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो उसके हिसाब से CHO CHOH मैं एक ही ग्रुप का ऑक्सीडेशन करके दिखाता हूँ। इसे आप लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हो, दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन होगा, डेफिनेटली होगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, एंड CHO किस में कन्वर्ट होगा, COOH में। तो फिर आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट तो ऐसा बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने से पहले अल्डिहाइड मिलता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सो ये जो कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड एज टार्टोनिक एसिड, एंड टार्टोनिक एसिड में ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर अगर ये वाला ग्रुप इंसर्ट हो जाए तो प्रोडक्ट मिला फाइनल, दैट इज कॉल्ड एज मीजो ऑक्सैलिक एसिड। दिस इज मीजो ऑक्सैलिक एसिड। तो क्वेश्चन कहाँ तक पूछा है उसके तरफ आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन लगाते हैं विथ फेंटॉन्स रिएजेंट, दैट इज FeSO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वी कैन यूज ऑल्सो ब्रोमीन वाटर, तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये है, प्लस ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के अलावा आप लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। दिस इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखो CH3CO होता तो एसीटोन होता, लेकिन उसकी जगह पर क्या लगा है, एक OH ग्रुप, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। बट इफ अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन लगाया बाय यूजिंग एसिडिक KMnO4 विच इज वेरी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होगा, तो ये दोनों एसिड में कन्वर्ट हो गए, एंड सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो ड्यूरिंग दैट केस आपको यहाँ पर पहली स्टेप में प्रोडक्ट मिलेगा मीजो ऑक्सैलिक एसिड, नाम है आपका, आपके पास इस कंपाउंड का नाम है। इसका आगे ऑक्सीडेशन होता है, ये कन्वर्ट होता है इनटू ऑक्सैलिक एसिड, एंड ये जो कंपाउंड है, रिएजेंट है एसिडिक KMnO4, ये इसे भी ऑक्सीडाइज करता है, और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इट लूजेस CO2, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इफ अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन लगाया बाय यूजिंग दिस कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज बिस्मथ नाइट्रेट, तो बिस्मथ नाइट्रेट से भी आप लोगों को ये कंपाउंड मिलता है, दैट इज मीजो ऑक्सैलिक एसिड। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मीजो ऑक्सैलिक एसिड कई बार प्रोडक्ट मिला, लेकिन फाइनल कहाँ मिला, दो जगह पर। जब आप लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन लगाओगे, फाइनल प्रोडक्ट मीजो ऑक्सैलिक एसिड है। बिस्मथ नाइट्रेट के साथ ऑक्सीडेशन लगाओगे, फाइनल प्रोडक्ट मीजो ऑक्सैलिक एसिड है। KMnO4 के केस में भी बना, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं था। फाइनल प्रोडक्ट क्या निकला यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। देन उसके बाद और भी कुछ रिएक्शन जो पहले भी हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के ऊपर पढ़ी है, अब डाइहाइड्रिक के ऊपर भी पढ़े, अब ट्राइहाइड्रिक के ऊपर। क्लोरीनेटिंग एजेंट PCl5 और PCl3 का, यहाँ पे HCl का रिएक्शन नहीं होता, अलग तरीके से होता है। PCl5 के साथ या फिर PCl3 के साथ रिएक्शन करें तो यू विल ऑब्जर्व कि आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट आएगा, दैट इज 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। सेम रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय PbR3। ड्यूरिंग दैट केस आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा
वो हो जाएगा 1,2,3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन। बट अगर आप लोग PI3 के साथ रिएक्शन कराने के बारे में सोचते हो तो प्रोडक्ट आएगा ज़रूर, 1,2,3 ट्राई आयोडोप्रोपेन आएगा, लेकिन ये स्टेबल नहीं हो सकता, ये आप लोगों को पता है। ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा, इट विल लॉस आयोडीन। अब अगर मैंने यहाँ से आयोडीन निकाल दिया तो यू विल ऑब्जर्व के CH2I CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज नथिंग बट द अलाइल आयोडाइड। यहाँ से रिलीज हो गया आयोडीन। नाउ अगर आप लोग इसका रिएक्शन कैरी आउट करना चाहते हो HCl के साथ, तो हम लोग HCl के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे इसका, वो कुछ अलग तरीके से होता है। HCl का रिएक्शन दो अलग अलग कंडीशन में कैरी आउट किया जाता है। देन ग्लिसरॉल की रिएक्शन हम लोग देखते हैं HCl के साथ। मैंने कहा था कि अलग अलग तरीके से होती है। देखिए HCl एंड ग्लिसरॉल की रिएक्शन होती है 110 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ क्वांटिटी कुछ कम है, यहाँ पर HCl को मैंने एक्सेस में लिया। नाउ जब हम लोग 1:1 के रेशियो में लेते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। इन दिस केस हमें एक प्रोडक्ट मिलता है कुछ ऐसे। अब ये जो प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रिन। देखिए एक ही क्लोरीन है और अल्फा कार्बन के बाजू में है, दैट्स वाई ग्लिसरॉल अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रिन। एंड आप लोगों को एक जो प्रोडक्ट मिल सकता है दूसरा वाला, वो मिलता है ऐसा, जिसका नाम आप लोग दे सकते हैं ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन। बट जब आप लोग ये रिएक्शन एक्सेस HCl के साथ कैरी आउट कराते हो, HCl इन एक्सेस एट 110 डिग्री सेल्सियस, तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स में चेंजेस मिलते हैं। एक जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है CH2Cl CHCl एंड CH2OH। ये ऐसा प्रोडक्ट, इसे हम अल्फा बीटा ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रिन कह सकते हैं। या फिर एक जो प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है CH2Cl CHOH एंड देन CH2Cl अल्फा अल्फा। ये अल्फा अल्फा काउंट होता है इन केस ऑफ द ग्लिसरॉल। नाउ इसका रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करके देखते हैं विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन कैरी आउट करें तो वो रिएक्शन थोड़ी बड़ी होती है। मैं ये जगह को खाली कर लेता हूँ। HI के साथ अगर रिएक्शन करें तो ड्यूरिंग दिस केस ऑल द OH ग्रुप गेट रिप्लेस। देखिए HCl के साथ नहीं हुआ क्योंकि आपको पता होगा HI इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू HCl। सो ऑल द 3 OH ग्रुप गेट रिप्लेस्ड बाय आयोडीन एंड वी विल गेट अ प्रोडक्ट 1,2,3 ट्राई आयोडोप्रोपेन विच इज अनस्टेबल। रीज़न पता है आपको, इथिलीन डाइआयोडाइड के केस में बताया था, आयोडीन काफ़ी पास में आ गए एंड साइज़ बड़ा होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कंपाउंड अनस्टेबल बन जाएगा, तो इट विल लूज आयोडीन। सपोज करिए मैं इस आयोडीन को निकालता हूँ, तो इन दैट केस यू विल गेट CH2I CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अलाइल आयोडाइड। नाउ अब अलाइल आयोडाइड के ऊपर अगर आपको कहा जाए कि HI का रिएक्शन करिए तो देयर आर 2 ऑप्शन, लेकिन आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल के साथ जाना पड़ेगा। तो नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन पे जाके लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। सो यू विल गेट सच काइंड ऑफ द प्रोडक्ट CH2I CHI, यहाँ पर आ गया CH3। अगेन दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड because 2 iodine are attached on 2 adjacent carbon atom, so therefore 1,2-diiodopropane. This is also unstable compound. So if this is unstable, it will also lose iodine. जब ये आयोडीन लॉस करेगा तो अब देखिए क्या बचेगा, CH2CH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आया CH3, दिस इज प्रोपीन। And if the further reaction is carried out with HI, then according to Markovnikov rule addition होगा and आने वाला जो प्रोडक्ट होगा ये होगा 2-iodopropane, that is isopropyl iodide। तो आपको यह पूरी रिएक्शन याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि HI के साथ अगर रिएक्शन होता है, हम लोग कह सकते हैं एक्सेस ऑफ HI है,
3 मोल्स है, इनफैक्ट 4 मोल्स है, वहाँ पे चौथा मोल ऐड हुआ, यहाँ पे 5वां मोल ऐड हुआ। तो जब एक्सेस ऑफ HI के साथ रिएक्शन होगी तो फाइनल प्रोडक्ट आया आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, दैट इज 2 आयोडोप्रोपेन। देन ग्लिसरॉल की इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के केस में भी हमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिएक्शन मिलती है। जब हम लोग 110 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड, अब देखिए ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टरीफिकेशन होगा। हाँ, इसमें एक OH ग्रुप के साथ जब स्टरीफिकेशन होगा तो इन दैट केस आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट ऐसा आएगा। ये OH निकल गया, यहाँ पर COOH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, सॉरी मोनोऑक्सैलेट, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सैलेट। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को जब हीट करते तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। देखिए CO2 निकलेगा। जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आता है ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा आता है एंड इस प्रोडक्ट को आप लोग नाम देते हो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का स्टर जुड़ा हुआ है। एंड जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O, देखिए इसका अगर मैंने हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करा दिया तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यू विल गेट रिटर्न बैक ग्लिसरॉल। यस, रिटर्न बैक ग्लिसरॉल तो मिला, लेकिन साथ में क्या मिल रहा है? HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। आपको ये याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन जब पूछा कि ग्लिसरॉल जब ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है एट 110 डिग्री सेल्सियस तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो प्रोडक्ट क्या मिला? फॉर्मिक एसिड। याद रखना है। नाउ इफ अगर आपने ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन लगा दी बट ऑक्सैलिक एसिड को लिया आपने एक्सेस में एंड रिएक्शन कैरी आउट कर दिया एट 260 डिग्री सेल्सियस, तो इन दैट केस ये दो COOH ग्रुप इन दो OH ग्रुप के साथ स्टरीफाई होते हैं। तो इन दिस केस आप लोग सोचिए जरा, HOH HOH ये प्रोडक्ट अगर आप लोग निकालते हो तो यहाँ पर बचेगा CO, देन CH, यहाँ पर O है, यहाँ पर बचा रहेगा CO और ये दो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं एंड यहाँ पर है CH2OH। दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल डाइऑक्सैलेट। ग्लिसरॉल ऑक्सैलेट हम लोग कह सकते हैं या फिर चलो डाइऑक्सैलेट कह देते हैं, ऑक्सैलेट। तो ड्यूरिंग दैट केस ये जो कंपाउंड बना इसे जब आप लोग हीट करते हो तो इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो देखिए CO2 एंड CO2, तो ड्यूरिंग दैट केस CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, दिस इज अलाइल अल्कोहल। तो गाइज आपको यहाँ पर यही समझ के रखना है क्वेश्चन क्या पूछता है। ज़रूरी नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन आपको लोग लर्न करे ही, सिर्फ समझ के याद रखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है। ग्लिसरॉल का रिएक्शन अगर ऑक्सैलिक एसिड के साथ होता है 110 डिग्री सेल्सियस पे, प्रोडक्ट मिला फॉर्मिक एसिड। अगर हमें कहता है कि ग्लिसरॉल एंड ऑक्सैलिक एसिड एक्सेस में है, टेम्परेचर नहीं दिया है, तब भी आप लोग समझ लीजिए कि ऐसी रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट मिलेगा अलाइल अल्कोहल। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा अबाउट द डायोल्स एंड द ट्रायल्स। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फिनॉल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसके लिए हिंट है GOC के एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर्स को पढ़ के रखिए, बहुत मजा आएगा।